वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में, और इस हल को जानने के लिए हम एक पहेली का सहारा लेंगे। देखिए, हमारे क्षेत्रों में दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग पर दैनिक जीवन में हर कोई इसका उपयोग करता है। विद्यार्थी भी करते हैं, किसान भी करते हैं, हर वर्ग के लोग करते हैं। लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी समय हमें पता चलता है, अरे ये तो हम इसका उपयोग किए हुए हैं। अब हम लोग जानेंगे एक पहेली को। एक बैग में या टोकरी में कुछ आम है और कुछ सेब है। दोनों की कुल संख्या 10 है। क्या आप बता सकते हैं कि कितना आम है और कितना सेब है? बता सकते हैं? हमें लगता है ये बताना संभव नहीं है। इसको हम समझते हैं देखिए, टोकरी में कुछ आम और कुछ सेब है, दोनों की संख्या 10 है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यदि आम है और सेब है, आम यदि 1 होगा तो सेब 9 होगा, तब 10 होता है। यदि आम 2 होगा तो सेब 8 होगा। इसी तरह से ये 3 होगा तो ये 7 होगा, ये 4 होगा तो ये 6 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये 4 होगा तो ये 6 होगा, ये 3 होगा तो ये 7 होगा। इसी तरह से अब हम यहां जानते हैं, लेकिन आम और सेब का एग्जैक्ट संख्या पता नहीं चला, यह संभव नहीं है। लेकिन ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यदि आम की संख्या को हम यदि x से सूचित करते हैं, सेब को y से करते हैं, और दोनों संख्या मिला करके 10 होता है, दोनों 10 है, हम आम प्लस सेब दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होता है, यानी x प्लस y बराबर 10। अब यहाँ देख लीजिए, इसमें दो चर है तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और देख रहे हैं जो इसका एग्जैक्ट हल हमको पता नहीं है, हर मान संतुष्ट करता है। यहाँ पे देख लीजिए, तो इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण का, यदि एक समीकरण है दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। ये आपने 9वीं कक्षा में जाना है। लेकिन अब हम इसी पहेली में ऐड करते हैं। पहले हम जाने थे आम और सेब की संख्या 10 है, लेकिन अब हम कहेंगे जो आम की संख्या सेब से 2 अधिक है, सेब से 2 अधिक है, यानी ये x है और ये y है। आम की संख्या सेब से 2 अधिक है, ये भी उस पहेली में ऐड किया जाता है। तो देख लीजिए, इसको हम देखते हैं, जो किसमें आम की संख्या सेब से 2 अधिक है, इसमें तो 2 अधिक है नहीं, क्योंकि यहाँ जो है आम की संख्या कम है। अधिक कहाँ है? तो यहाँ है। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ आम की संख्या यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 3 होगा, इसी तरह से यहाँ 8 होगा, यहाँ 2 होगा, और इसी तरह से जाएगा। उस समय उल्टा लिखा गया था। देखिए, यहाँ देखिए आम की संख्या जो है यहाँ संतुष्ट करता है, दोनों मिला के 10 हो रहा है। और ये जो दूसरी पहेली में हम ऐड जो किए, आम की संख्या सेब से 2 अधिक है, तो यहाँ संतुष्ट कर रहा है। यहाँ जो है आम जो है 6 है और सेब 4 है, तो आम की संख्या जो है सेब से 2 अधिक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। तो यहाँ हम भी इसको कर सकते हैं, आम जो है सेब से
दो अधिक है, हम इसको यदि समीकरण बनाते हैं, बराबर करते हैं, तो आम जो है सेब से दो अधिक है, ये अधिक है और ये कम है, तो ये समीकरण बराबर नहीं हुआ, ये बराबर, ये संतुष्ट नहीं हुआ। इसे संतुष्ट करने के लिए ये अधिक है, ये कह दिया, प्रश्न में ही कह दिया ये अधिक है और ये कम है, तो कम है तो ये बराबर होगा नहीं, इसे भी अधिक करना पड़ेगा। ये दो अधिक था तो इससे भी दो अधिक करेंगे तब जाके बराबर होगा। यहाँ x ये इधर आएगा माइनस y और ये दो यहीं रह जाएगा। इस तरह से आपको पहला समीकरण ये था और दूसरा युग्म जब बनता है तब जाके एग्जैक्ट हल निकलना संभव होता है। युग्म बन गया है यहाँ पे, पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, यहाँ युग्म बन गया है तो हल निकलना संभव है। अब हम जानेंगे जो क्या दो चर वाले युगपत समीकरण का हल जो है कोई एक होता है, यानी अद्वितीय होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी युगपत समीकरण के हल एक भी होता है और अनंत भी होता है और नहीं भी होता है। इसी को हम जानेंगे कैसे एक भी होता है और अनंत भी होता है और नहीं भी होता है, इसके बारे में अब जानेंगे। चलिए अब हम लोग इस तालिका के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो किस यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में किस स्टेप में, किस स्थिति में उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण क्या होगा और उसके जो निकायों की प्रकृति होती है वह कैसी होती है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ये अनुपात में रहेगा, ये तो समझते हैं आप सब, A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, ये तो बताए हुए हैं। इसी तरह से ये सब समझते हैं, अभी बताए हैं और पुनः बताएंगे। देखिए पहला स्थिति जब A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 रहेगा, यानी A1 बाय A2 B1 बाय B2 के बराबर नहीं होगा, तो उसका ग्राफीय निरूपण इस तरह से होगा, यानी प्रतिच्छेद करता हुआ नजर आएगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो उसका बीजगणितीय निरूपण में जो है केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा और निकायों की प्रकृति संगत होती है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। इसी तरह से A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, यानी तीनों के तीनों आपस में यदि बराबर होता है तो वह जो है संपाती होता है, यानी उसका ग्राफीय निरूपण ज्यामितीय निरूपण जो है संपाती होता है, वह एक ही पर बना हुआ होता है, सब एक ही पर जो है चढ़ा हुआ रेखा होता है, संपाती। और बीजगणितीय निरूपण इस तरह से अनेक होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनंत होता है और इसके निकायों की प्रकृति भी संगत होती है। अब हम जानेंगे तीसरा स्टेप, अनुपात A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो इसका ग्राफीय निरूपण यानी ज्यामितीय निरूपण समांतर होता है, यानी आपस में कभी नहीं मिलता है और जब मिलेगा ही नहीं तो उसका हल होगा ही नहीं, यानी बीजगणितीय निरूपण जो है इसका कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा और निकायों की प्रकृति असंगत होगा। चलिए इसके बारे में एक बार हम ध्यान दे देते हैं, संगत कब होगा असंगत कब होगा। देखिए यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में यदि संगत होगा तो उसका कम से कम एक हल होना चाहिए, यानी जिस समीकरण का जो है हल निकलेगा, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल यदि संभव है, निकल सकता है, तो वह संगत होगा और जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल संभव नहीं है, यदि नहीं होता है तो वह असंगत होगा, ये होता है। और इस स्थिति को हम अविरोधी भी कहते हैं, इसको हम अविरोधी भी कहते हैं, अविरोधी, इसको हम अविरोधी भी कहते हैं और इसको आश्रित कहते हैं
इसको आश्रित कहते हैं, और इसका हल नहीं संभव है, ये विरोधी हुआ, ये विरोधी होगा, ये है। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का बीज गणित या हल पर हम चर्चा करेंगे, ग्राफ या हल पर चर्चा करेंगे। इसको अगले हम लेक्चर में यानी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका बहुत सारा ऐसा नियम है जिसको हम आपको बताएंगे। हमें लगता है आपको घर पर अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। टेस्ट लगातार ले रहे हैं और हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं आप सभी से। जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। हमें लगता है मेहनत करने की आवश्यकता है, और जितना अभी इसमें हम बताए हैं उसे अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, क्योंकि एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव जो है अधिकांशतः इसी से हल हो सकता है। और हम यदि टीचर हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए। आपका भी दायित्व है, दोनों का दायित्व है मेहनत करना। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा।